दुहाई हाँ भाई, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों चलो भाइयों, कहाँ तक पढ़ लिया था? ये डायग्राम पढ़ लिया था? पढ़ना है? मतलब ये इनहिबिटरी, अच्छा लिखना था तो वो उसमें लिखा हुआ है, वही लिखना था। जो लिखना है वो उसमें से कॉपी करना है। अच्छा, तुम लोग खुद के बना रहे नहीं बना रहे नोट्स? अच्छा, फायदा तुम्ही को मिलेगा भाइयों। पीछे वालों सीधे बैठ जाओ भाई, है ना? तो अच्छा, हाईलाइट कर रहे हो? अच्छा, खुद लिखोगे, खुद ही को फायदा मिलेगा, मेरा क्या है, ठीक है। चलो उधर देखो। हाँ हाँ, इधर देखो, चलो। अब क्या होता है देखो, इधर 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 बातचीत नहीं। पीछे वालों अलर्ट होकर बैठो एक तो। हाँ, बिल्कुल ऐसे मर्दों की तरह। सुनो, देखो जो स्पर्म है वो अभी तक टेस्टिस में बने, फिर वहां से बाहर आए, वहां से फ्रेंशिया से, फिर वह एपिडाइमिस में 6 मीटर लंबा होता है। 1 महीने तक स्पर्म जो है इसके अंदर रहेगा, और 1 महीने तक उसका फंक्शनल मेचुरेशन होगा। अच्छा, स्पर्म जब एपिडाइमिस में आया था तो फंक्शनली मेच्योर था या स्ट्रक्चरली मेच्योर था? फंक्शनली तो हमने मेच्योर किया, मतलब एपिडाइमिस से मेच्योर किया, और उसके बाद वहां से बाहर आया। और फंक्शनली मेचुरेशन का मतलब कि उसको फर्टिलाइजेशन करना है। और वो फाइनली फर्टिलाइजेशन तब कर पाएगा जब बात करें जो है उसकी, आप एनर्जी को कंजर्व करोगे और उसके एक्रोसोमल एंजाइम को प्रिजर्व करोगे। और बोलो, तो एक्रोसोमल एंजाइम को प्रिजर्व किया जाएगा तो बात करें वहां पर चारों तरफ उसके कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर बना दी, और जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स हमने ऐड कर दिए, और फाइनली बात करें जो है, बात करें ओवरऑल, बात करें स्पर्म अपनी एनर्जी कंजर्व करेगा। अब स्पर्म खुद आगे नहीं बढ़ेगा, उसको पल्सेशन प्रोसेस से आगे बढ़ाया जाएगा। पल्सेशन क्या होता है? देखो, जिस तरह से हमारे इंटेस्टाइन में फूड आगे बढ़ता है, एग्जैक्टली उसी प्रोसीजर से बात करें स्पर्म, एपिडिडाइमिस एज वेल एज वास डिफरेंस, दोनों के अंदर मस्कुलर मूवमेंट, जो कि सर्कुलर मसल होती है, सर्कुलर मसल के मूवमेंट्स आगे बढ़ेगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे पल्सेशन। क्या बोलेंगे? तो स्पर्म की एनर्जी कंजर्व करवाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। स्पर्म एनर्जी एक तरह से कंजर्व करा रहे हैं, कंज्यूम नहीं करना चाहते। समझ में आ गया? अरे बोलो। तो इस तरह से होता है। अब इसको हम मेल बॉडी मेंटेन कैसे करेंगे, तो देखो थोड़ी पोजीशन को समझना। इधर देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिस दिन फर्स्ट लेक्चर था, कि ये जो हमारा लोअर मोस्ट एब्डोमिनल रीजन होता है, लोअर मोस्ट पेल्विक रीजन, एक्चुअली इस एरिया में स्किन के जस्ट नीचे यूरिनरी ब्लडर होता है। कौन होता है? तो मेल में भी यूरिनरी ब्लडर होगा, फीमेल में भी यूरिनरी ब्लडर होगा। अब फीमेल में तो यूरिनरी ब्लडर के पीछे यूट्रस आ जाता है, लेकिन मेल में यूरिनरी ब्लडर के पीछे क्या आएगा, समझना। क्या होता है देखो, यू मानो ये जो मेरा हाथ है, ये यूरिनरी ब्लडर है, ये एक यूरेटर, ये एक यूरेटर। ऑब्वियसली बात है, पीछे किडनी है, यहां से यूरेटर आएगी, आगे की तरफ आएगी। अरे बोलो, क्योंकि किडनी पीछे होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है, और इसकी यूरेटर ऐसे ऑब्लिक पैटर्न में आएगी आएगी, और आगे यूरेटर में खुलती है, क्योंकि यूरेटर अब फाइनली यूरेटर जो है वो यूरेथ्रा, आई सॉरी यूरिनरी ब्लडर, और यूरिनरी ब्लडर फाइनली बात करें पेनिस को थ्रू मेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा, वो रिमेनिंग पार्ट करे मेल यूरेथ्रा है। बोलो। अब स्क्रोटम भी मेल की बॉडी के बाहर है, समझना। पेनिस, पेनिस के नीचे स्क्रोटम, ये दोनों स्ट्रक्चर मेल बॉडी के बाहर है। तो स्क्रोटम जो थे वहां पर, उसके अंदर टेस्टिस थी, टेस्टिस में स्पर्म बने, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद ट्यूबुला इरेक्टाई, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस 3 जगहों पर होता है। वास डिफरेंस का कुछ पार्ट तो स्क्रोटम सैक के अंदर ही होगा, कुछ पार्ट इंग्वाइनल केनाल में होगा, और कुछ पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में होगा। अरे बोलो, क्योंकि जो 45 सेंटीमीटर हम जो लेंथ बोलते हैं, उसका कुछ पार्ट बात करें इंग्वाइनल कैनाल में, कुछ नीचे स्क्रोटम सैक में, और कुछ मेल की बॉडी की कैविटी के अंदर है। बोलो। तो ये मेल बॉडी कैविटी के अंदर एंटर कैसे करेगा, मैं बताऊं। भाई, वास डिफरेंस लेकर आ रहा है स्पर्म्स को, किसको लेकर आ रहा है? तो मैं आपको बताऊं, एक एग्जैक्टली टर्म यूज कर रहा हूं, समझना है इसको, बोलना भी सही, कि ये जो स्पर्म है, नाउ दीज स्पर्म विल एंटर इन द मेल बॉडी थ्रू स्पर्मेटिक कोड वाया इंग्वाइनल केनाल। क्या बोला मैंने? अरे सही बोला ना, कि स्पर्मेटिक कोड के अंदर लिपट कर आ रहा है वास डिफरेंस, और वाया आ रहा है इंग्वाइनल केनाल, क्योंकि इंग्वाइनल केनाल ही तो बॉडी कैविटी से कनेक्ट करवाएगी। बोलो। तो यूं मानो कि ये वास डिफरेंस है, एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, और ये पूरा का पूरा बात करें किस में लिपटा हुआ है?
स्पर्मेटिक कॉर्ड में, और स्पर्मेटिक कॉर्ड एक कैनाल से पास आउट हुआ, कैनाल को हम लोग बोल रहे हैं इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोल रहे हैं? सो स्पर्म जो बने थे टेस्टिस में, वो एपिडाइमिस में मैच्योर होंगे, फिर वो वास डिफरेंस में आएंगे, फिर वहां से ऊपर चलेंगे, विद इन मेल बॉडी एंटर करेंगे, थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड वाया इंग्वाइनल कैनाल वो चलेंगे और मेल बॉडी के अंदर आ जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे मेल बॉडी में आएंगे, चूंकि वो खुलेंगे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये हमारी इलियम बोन के अंदर वाले लोअर इनर जो मार्जिन होते हैं उनको बोलते हैं इलायक क्रश। क्या बोलते हैं? तो इलायक क्रस वाले पार्ट में वो इंग्वाइनल कैनाल आके खुलेगी, तो उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो आर्टरी वेन नर्व थी वो तो अपने अपने टारगेट ऑर्गन पे चली जाएगी, आर्टरी एरोटा में मिल जाएगी, जो नर्व थी अपने उसमें फाइनली नर्व में मिल जाएगी, और जो बात करें वेन थी वो इंफीरियर वेना को मिल जाएगी, लेकिन वास डिफरेंस को तो वापस पेनिस में आना है। अरे बोलो, मतलब स्पर्म तो पेनिस के थ्रू बाहर आएंगे, आपने मेल की बॉडी के बाहर बनाया, मेल की बॉडी के अंदर डाला, लेकिन भैया घुमा फिरा के उसको लेकर तो पेनिस में वापस लेकर आना है सीमन के साथ। बोलो, तो होगा क्या कि वापस तो बाहर आएगा लेकिन बॉडी के अंदर स्टोर भी होंगे। अब कैसे होता है, क्या होता है समझना, यूं मानो कि ये यूरेटर है, ये लोअर मोस्ट पेल्विक रीजन जहां इलाय क्रश होता है वहां पर यूरेटर भी होती है। क्या भी होती है? दोनों ऑब्लिक पैटर्न में यूरेटर बात करने आ रही है, दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से, और वहीं पर बात करें इंग्वाइनल कैनाल खुली, तो यू मानो ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस नीचे स्क्रोटम से से आया, पहले तो कैनाल में चला चला चला, और जैसे बॉडी कैविटी में खुला इसको यूरेटर मिला, इसने आओ देखा ना ताओ देखा, यूरेटर के चक्कर लगा के पीछे आ गया, राइट साइड वाला भी सेम टू सेम, राइट लेफ्ट वाला भी यूरेटर के चक्कर लगा के पीछे आ जाएगा, और पीछे आने के बाद ये वास रेफरेंस फूल जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा, और इसी फूले पार्ट को बोलेंगे एम्पूला। क्या बोलेंगे? फूला फूला, भाई फूला फूला एम्पूला ही होता है। ये भी हम तो प्लांट्स में भी पढ़ते हैं, अभी रिप्रोडक्शन में 3-4 जगह पढ़ेंगे, ब्रेस्ट के अंदर पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब में पढ़ेंगे, और यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फूला फूला पार्ट वो एम्पुला होगा, और वहां बात करें एम्पुला हो जाएगा। अब इसी यूरिनरी बडर की डोर्सल सरफेस पर बात करें एम्पुला है, लेकिन इसी यूरिनरी बडर की डोर्सोलेटरल सरफेस पर एक जोड़ी ग्लैंड्स और होगी जिनको बोलेंगे सेमाइनल वेसाइकल। क्या बोलेंगे? ये सेमाइनल वेसाइकल लगभग डोर्सोलेटरल सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट होती है, फिर इस सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट और एम्पुला की डक्ट दोनों मिलकर दो अलग अलग डक्ट बनाएगी जिनको बोलेंगे इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इजेकुलेटरी डक्ट। अब इधर देखो, नीचे स्क्रोटम था मेल की बॉडी के बाहर, वहां से वास डिफरेंस चला इंग्वाइनल कैनाल में, चला चला बॉडी कैविटी में खुला, यूरेटर के चक्कर लगा के पीछे आया एम्पुला, लेफ्ट साइड भी सेम टू सेम, राइट साइड भी एम्पुला। अब आगे जाके किससे मिलेगा, बात करें सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट से, और एक कॉमन डक्ट बनेगी जिसको बोलेंगे इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे? ये इजेकुलेटरी डक्ट। भाई एक बात बताना, मेल में जिस ओपनिंग, पेनिस की जिस ओपनिंग से यूरिनेशन बात करें, मेच्योरेशन कर रहा है, यूनिवर्डिंग बात करें मेल कर रहा है, एग्जैक्टली उसी ओपनिंग से बात करें मेल में सीमन भी तो आएगा। तो याद रखना, पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलेंगे यूरोजेनाइटल। क्या बोलेंगे? क्योंकि यूरिन यानी मेच्योरेशन जो हो रहा है, यूरिन वर्डिंग वो भी यहीं से हो रही है, और एट द टाइम ऑफ बात करें सेक्सुअल एक्टिविटी, जो गेमिट आएंगे, जो स्पर्म आ रहे हैं, वो भी बात करें इसी पाथवे से आएंगे। फीमेल में कोई यूरोजेनाइटल ओपनिंग नहीं होता, क्योंकि फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग अलग है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है। अरे बोलो, फीमेल में यूरोजेनाइटल ओरिफिस, या बात करें जो है हम लोग बात करें मीटस वर्ड कभी यूज नहीं करते, क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा अलग है और वेजाइनल पार्ट अलग है, यानी जेनाइटल सेपरेट है, यूरेथ्रा सेपरेट है, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में जिस पार्ट से यूरिन आ रहा है पेनिस के ओपनिंग से, उसी पार्ट से एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बात करें सीमन या गेमिट भी वहीं से आएंगे। और बोलो, इसलिए मेल की ओपनिंग को बोलेंगे यूरोजेनाइटल। अब कॉमन सेंस लगाओ, सर कहीं ना कहीं हमें जो स्पर्म है उसको यूरेथ्रा से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आएगा तो कॉमन पाथवे से ही। बोलो, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हो लगाओ, ये यूरिनरी ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर आपकी मेल की बॉडी के अंदर है, यहाँ तक मेल बॉडी है, इधर बाहर पेनिस है, नीचे स्क्रोटम था, ये स्पर्म आया, यूं चले पीछे। अब देखो, इस यूरिनरी ब्लडर से आगे का जो मेल यूरेथ्रा होता है उसको एक बार समझ लो ब्रीफली। इधर देखो, इसमें आगे एक होलो खोखली से एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? प्रोस्टेट अंदर से होलो होती है, और इसमें से यूरिन पास हो रहा है। कौन पास हो रहा है? हाँ, तो यूरिन के जाने के लिए वैसे रास्ता देगी, अपना कोई सिक्रेशन थोड़ी डालेगी, सिक्रेशन तो तब डालेगी जब सीमन बनेगा। बोलो, बाकी टाइम तो बस एक रास्ता देगी। तो एक लंबी सी केनाल, एक सुरंग है जिसके अंदर से यूरिन पास हो रहा है, तो ये बात करें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर आगे दो ग्लैंड आती है, एक जोड़ी ग्लैंड आती है, बात करें काउपर, काउपर के बीच में से यूरेथ्रा निकलेगा। फिर आता पेनिस, पेनिस का वो पार्ट जो मेल की बॉडी के अंदर है उसको बोलेंगे रूट ऑफ पेनिस। क्या बोलेंगे? और जो पार्ट मेल की बॉडी के बाहर है उसको बोलेंगे शाफ्ट ऑफ पेनिस या बॉडी ऑफ पेनिस। अरे बोलो, और इस तरह से बात करें यूरेथ्रा है, तो नॉर्मली यहां से जा रहा है यूरिन, ये यूरिनरी ब्लडर, ये यूरेटर, यहां से बात करें ये प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के सेंटर में से जो निकल रहा है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोला। फिर दो कापर ग्लैंड के सेंटर में से लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा वो वाला यूरेथ्रा होता है। फिर पेनिस होता है 15 सेंटीमीटर का। और बोलो,
तो ये टोटल मेल यूरेथ्रा है भाइयों। इस वाले बात करें पार्ट से आ रहा है यूरिन, क्या आ रहा है, फिर तो सीमन भी तो यहीं से आएगा। लेकिन सीमन बात करें टेस्टिस जो है वहां स्पर्म बने, वो मेल की बॉडी के अंदर हुए, यूरेटर मिला, चक्कर लगा के पीछे चला गया, और पीछे जाने के बाद सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिली, और दो डक्ट मिलकर दो इजेकुलेटरी डक्ट मिली। अब आप बताओ, ये जो दो इजेकुलेटरी डक्ट है, ये इस मेन जो यूरेथ्रा है, एक लंबी सी केनाल है, लंबी सी, पता है, एक सुरंग, एक मेजर हाईवे, और इस हाईवे से दो छोटे छोटे बात करें जो रास्ते हैं, दो छोटे छोटे हाईवे हैं, वो भी आके जुड़ेंगे। तो मुझे तो बता दो, ये दो जो बात करें इजेकुलेटरी डक्ट है, ये कहाँ आके जुड़ेगी, प्रोस्टेट वाले पार्ट में या पेनिस वाले पार्ट में? प्रोस्टेट। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके सेंटर में नीचे की तरफ दो एक छोटा सा छेद होता है, हल्की सी दरार होती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट। क्या बोलते हैं? उसी यूरेथ्रल क्रस्ट से दोनों इजेकुलेटेड से इसमें आके खुल जाएगी। तो नॉर्मली जहां से यूरिन जा रहा है एट द टाइम ऑफ कोइटस, सीमन भी उसी पाथवे से आएगा, उसी पाथवे से आएगा। समझ में आ गया? अरे बोलो। तो आगे का पाथवे कॉमन होगा, यानी बस यूरिनरी ब्लडर के बाद पाथवे फिर कॉमन है, यूरिन भी वहीं से जा रहा है, लेकिन सीमन भी वहीं से आएगा, क्योंकि नीचे से दोनों इजेकुलेटेड डक्ट प्रोस्टेट में खुलेगी। किसमें खुलेगी? किसमें खुलेगी? तो चलो उस डायग्राम को तो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अपन एक डायग्राम पढ़ रहे हैं सिर्फ इतना सा समझने के लिए कि वो जो वाज डिफरेंस था ना, वो यूरिनरी ब्लडर के पीछे जाकर उसने क्या बनाया और कैसे बनाया। तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, कहाँ, किसको समझने के लिए, सेमिनल वेसिकल और एम्पुला को समझने के लिए। तो यूरिनरी ब्लडर का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, बोलो फ्रंट व्यू से या डोर्सल व्यू से? यानी हमने कोई मेल है, वो ऐसे ऐसे करके खड़ा हुआ है, उसके इंटेस्टाइन पे कैमरा लगाया, और उसने बात करें यूरिनरी ब्लडर की डोर्सल व्यू का फोटो खींच के आपको दिया, और आप उसको यहाँ दीवार पे चिपका रहे हो। समझ में आ गया? तो हम इस तरह से एक डायग्राम बना रहे हैं, तो बोलो मेल इस तरह से खड़ा हुआ है या ऐसे करके मुंह करके खड़ा हुआ है? उल्टा उल्टा, उस साइड, क्योंकि हम डायग्राम इधर बनाएंगे। अरे बोलो। अरे समझ में आ रहा है? यानी फाइनली हमने यूरिनरी ब्लडर की डोर्सल सरफेस का डायग्राम बना रहे, पीछे इसके पीछे इंटेस्टाइन आ जाएगी, तो हमने इंटेस्टाइन पे ना कैमरा लगा दिया, बढ़िया वाला आईफोन 13 का। अरे बोलो। अंदर से एक बात करें, एक शानदार फोटो लिया और व्हाट्सएप करवा दिया, अंदर से बाहर आ गया, फिर बाहर आके हम उसको बता रहे हैं। बोलो। अरे बोलो। तो आप डायग्राम यू बना रहे हो, तो मेल इस तरह से खड़ा हुआ, सा मेल है, अंदर से फोटो लिया। अरे बोलो। चलिए, तो एक डायग्राम में बनाता हूं, समझना, छोटा सा डायग्राम है 2 मिनट का। हाँ जी, इधर देखो, देखो ये यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लडर, ये यूरिनरी ब्लडर जो है, ये आगे अभी रफ सा डायग्राम, मतलब छोटा सा डायग्राम है, इसको अपने भी डिटेल से भी पढ़ेंगे। फिर आगे एक दूसरी ग्लैंड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो ब्लू कलर की ग्लैंड है, ये तो है प्रोस्टेट। क्या है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये यूरिनरी ब्लडर है। तो यूरिनरी ब्लडर से यूरिन यहाँ से नॉर्मली जाता है, और बाकी का बचा हुआ मेल यूरेथ्रा, जिसमें काउपर वाला पार्ट भी आ गया, पेनिस वाला पार्ट भी आ गया, ये बचा हुआ रिमेनिंग यूरेथ्रा है। बात करें अब इधर देखो, ये मेल ऐसा करके खड़ा हुआ है। अरे दो बोलो। तो रेड कलर से मैं वाज रेफरेंस बना रहा हूँ, अगले कलर, अगले डायग्राम में भी रेड कलर से बनाऊंगा। तो देखो ये वाज रेफरेंस, ये मेल बॉडी में से नीचे स्क्रोटम थे, वहां से इंग्वाइनल कैनाल में ऑब्लिक पैटर्न में गया, और ये मेल बॉडी के अंदर खुला। जैसे मेल बॉडी के अंदर खुला, इसको यूरेटर मिला, तो इसने यूरेटर के चक्कर लगा के पीछे आ गया। देखो यूरेटर के चक्कर लगा के पीछे आ गया। बोलो। ये देखो यूरेटर जो थी उसके चक्कर लगा के पीछे की तरफ यूरिनरी ब्लडर की डोर्सल सरफेस पर आ गया, और यहां पर आने के बाद ये वाज रेफरेंस फूल गया, और फूला फूला एम्पुला, ये फूला फूला एम्पुला। तो दोनों तरफ बात करें जो है, ये बात करें, ये एम्पुला फूला फूला। अब पता है क्या होता है, इन्हीं एम्पुला की लगभग लगभग डोर्सोलेटल सरफेस पर, ये यूरिनरी ब्लडर की डोर्सोलेटल सरफेस पर एक जोड़ी ग्लैंड्स यहां बात करें और प्रेजेंट होती है, और एक जोड़ी ग्लैंड्स और प्रेजेंट होती है, और इन्हीं को हम लोग बोलेंगे सेमाइनल वेसिकल। क्या बोलेंगे? ये देखो एक जोड़ी ग्लैंड्स मैंने बता दी, सेमाइनल वेसिकल, और आगे जाकर फिर ये दोनों कॉमन डक्ट बनाकर बात करें, ये ऐसे करके बात करें, ये फिर यूरेथ्रा वाले पार्ट में या बाकी के पार्ट में ओपन हो जाएगा। तो देखो मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूं, जल्दी से बोलो, ये जो ब्लैक कलर वाला पार्ट है, ये क्या है? ये रेड वाला वास डिफरेंस। ये जो रेड वाला है, ये वाला, अच्छा एम्पुला भी किसका पार्ट है? वास डिफरेंस का ही पार्ट है। इसको हम बोलेंगे सेमाइनल वेसाइकल। क्या बोलेंगे? सेमाइनल वेसाइकल। और ये जो डक्ट बनी इसको क्या बोलेंगे? एजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे? एजेकुलेटरी डक्ट। कॉमन वर्ड लगा दो, चलो कॉमन भी लगा दो, कॉमन एजेकुलेटरी डक्ट। अच्छा ठीक है, मैंने मार्कर लिया और मैं किसी ऑर्गन की कोई सरफेस से उसको टच कर रहा हूं, जल्दी से बोलो कौन से ऑर्गन की कौन सी सरफेस को टच कर रहा हूं?
यूरिनरी ब्लैडर की डोर्सल सरफेस, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये है डोर्सल या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये हम डायग्राम हमने डोर्सल सरफेस से बनाया। अच्छा इधर देखो, ये जो दो इजेकुलेटरी डक्ट आई ना, ये प्रोस्टेट में पीछे की तरफ हल्का सा छेद होता है, उसमें से यूं अंदर घुस जाएगी, फिर आगे का हाईवे कॉमन आ जाएगा, बोलो, जिससे यूरिन आएगा, उसी से फिर सीमन भी आएगा। अच्छा फिर एक डाउट आता है, सर तो जब यूरिनेशन होता है मेल में तब सीमन क्यों नहीं आता? या जब सीमन आ रहा है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी तो फिर उस समय यूरिन क्यों नहीं आता? तो मैं बताऊं, बोथ आर कंट्रोल बाय एंटागोनिस्टिक नर्वस सिस्टम। मेच्योरेशन जो होता है हमारा, वो कंट्रोल होता है पैरासिम्पैथेटिक से। कैसे होता है? और जो इजेकुलेशन ऑफ सीमन होता है वो कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक। किससे होता है? और सेम ऑर्गन पर एक साथ दोनों बात करें, आपने नर्वस सिस्टम कभी ना तो पढ़ा होगा, एएनएस का दोनों पार्ट एट ए टाइम एक्टिवेट नहीं हो सकता। अरे बोलो, एंटागोनिस्टिक नर्वस सिस्टम है तो सिंपैथेटिक के टाइम पैरासिम्पैथेटिक ऑफ होगा, पैरासिम्पैथेटिक टाइम सिंपैथेटिक ऑफ, सिंपैथेटिक ऑफ होगा, बोलो। तो सीमन के टाइम ना बात करें इजेकुलेशन होगा, इजेकुलेशन के टाइम ना यूरिन आएगा, ना यूरिन के टाइम सीमन आएगा। अरे बोलो, क्योंकि दोनों एंटागोनिस्टिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आया? अब क्या, ये भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब क्या होता है, ये जो एम्पुला होते हैं, अच्छा एक बात बताऊं, हम लोग बोलते हैं ना कि वॉज रेफरेंस 45 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो वो जो 45 सेंटीमीटर की लेंथ होती है ना, एक्चुअली वो इजेकुलेटरी डक्ट तक होती है। वैसे तो वाज रेफरेंस हम लोग यहीं तक बोल रहे हैं, उसके बाद एम्पुला बोल रहे हैं, फिर उसके बाद इजेकुलेटरी डक्ट बोल रहे हैं, लेकिन लेंथ जो काउंट करते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट भी वाज रेफरेंस की 45 सेंटीमीटर की लेंथ में ही काउंट किया जाएगा। अरे बोलो, हाँ जी। तो सुनना, अब इधर देखो, एक बात बताना, स्पर्म जब बने थे टेस्टिस में, मैच्योर थे इमेच्योर थे? इमेच्योर। कौन से इमेच्योर थे, फंक्शनली या स्ट्रक्चरली? स्ट्रक्चरली मैच्योर थे। हाँ जी सर, स्ट्रक्चरली मैच्योर थे, हेड था, मिडिल पीस था, टेल था, माइटोकॉन्ड्रिया, सब 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 था, लेकिन इसको अक्ल नहीं थी, वो उछल कूद कर रहा था, और एपिडिडाइमिस ने उसको मैच्योर कर दिया। 1 महीना लगा मैच्योरेशन में, इसीलिए एपिडिडाइमिस इतना लंबा भी होता है, टाइम भी ज्यादा लेगा और स्टोरेज भी ज्यादा करेगा। फाइन। अब वाज रेफरेंस में जो स्पर्म होंगे वो मैच्योर होंगे और यहीं पर आगे चढ़ते जाएंगे और एम्पुला में आके स्टोर होते हैं। क्या होते हैं भाई? डायलेटेड पार्ट है तो स्टोर होंगे। तो एक बात बताओ, अकेले एम्पुला में, यहां तो दो दो एम्पुला है, दोनों एम्पुला में मिलाकर ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस मैच्योर स्पर्म एक मेल में एट ए टाइम भरे होते हैं। मेल जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा तो मेल में जो स्पर्म मेल बॉडी से बाहर आ रहे हैं वो हमेशा एम्पुला से आते हैं। कहां से आते हैं? यानी इजेकुलेट खाली रहेगी, बाकी का पार्ट भरा है, लेकिन एम्पुला में बात करें मैक्सिमम स्पर्म है। और यू मानो कि मेल में एक बार में 300 मिलियन स्पर्म आते हैं, तो यू मानो दोनों तरफ से आधे आधे आएंगे, लगभग लगभग बराबर। अरे बोलो, तो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, लेकिन लगभग बराबर आएंगे और दोनों तरफ से स्पर्म आएंगे। और फाइनली यही बात करें जो है मेल की सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम मेल बॉडी से जो स्पर्म बाहर आते हैं भाइयों, वो सिर्फ और सिर्फ एम्पुला से आते हैं। कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? और एम्पुला में ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस मैच्योर स्पर्म भरे होते हैं एट ए टाइम। अब एक सर्जरी होती है वेसेक्टोमी। क्या होती है? देखो मैं पढ़ा ये नहीं रहा, आगे वाला पार्ट भी पढ़ा रहा हूं। एक सर्जरी होती है वेसेक्टोमी, जिसको हम शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं ना भारत में, कि पुरुष नसबंदी। क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी, जो अपने अगले चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दिया हुआ है। ये सर्जिकल स्टरलाइजेशन है। क्या है ये? लोगों में नेचुरली भी स्टरलाइजेशन होता है, ये सर्जिकल स्टरलाइजेशन। सर्जिकल स्टरलाइजेशन, जैसे कोई कपल, उसको जितने बच्चे चाहिए थे हो गए, अब फर्दर वो फर्दर बच्चा नहीं चाहता, तो आप मेल की वेसेक्टोमी कर दो, चाहो तो फीमेल की ट्यूबेक्टोमी, दोनों में से कोई एक करा ले। तो इंडिया में लोग बहुत कम कराते हैं वेसेक्टोमी, ज्यादातर ट्यूबेक्टोमी ही करवा देते हैं, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। अरे बोलो, हम मेल बात करें खुद कभी नहीं करवाता, तो फीमेल से तो 85% इंडिया में ट्यूबेक्टोमी होती है। तुम जब एमबीबीएस में जाओगे डेटा पढ़ोगे, 85% लोग आज भी ट्यूबेक्टोमी करवाते हैं, वेसेक्टोमी लोग नहीं करवाते। लेकिन वेसेक्टोमी बीइंग अ डॉक्टर आप करोगे तो कैसे करोगे? बड़ा आसान होता है, 5 मिनट की सर्जरी होती है। पेशेंट आया, ऑपरेशन टेबल पर लेटाया, स्क्रोटम को अपलिफ्ट करके हाथ से हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया लगाया, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग वाले पार्ट में। कहां पे? अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया समझते हो ना? मतलब, अरे एक तो था जनरल एनेस्थीसिया, आदमी पूरी बॉडी बेहोश होती है, अब उसको छोटी सी सर्जरी का, अरे सुन्न करने की दवाई। सर आप ऐसे बोला करो, हम नाम के इंग्लिश मीडियम है केवल, और अचीवर भी नाम के ही हैं, हम एक्चुअली ना लीडर हैं। हाँ, बिल्कुल सच बोला। तो होता क्या है, लिग्नोकेन, अरे सुन्न करने की दवाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाइयों?
शून्य करेंगे, फिर उसके बाद हल्का सा कट लगाएंगे दोनों तरफ, सुपरफिशियल इंक्वाइनल एंगल में कट लगाया, फिर वास रेफरेंस को निकाला, और वास रेफरेंस सपोज कि वास रेफरेंस है, इसको यहां से कट किया, राइट साइड वाले को भी करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को करेंगे, और काटने के बाद इनके जो टर्मिनल पार्ट है उनको बात करें टाइट कर देंगे, बांध देंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, और वापस अंदर डाला, और बात करें कि दो दो टाके लगा दिए, छुट्टी, ये लो, इतनी सी सर्जरी होती है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने वैसेक्टोमी में कुछ नहीं किया, इस वास डिफरेंस को कट किया है, लेकिन मेल की बॉडी के अंदर या स्क्रोटम में, या स्क्रोटम और मेल बॉडी में जहां एंटर हो रहा था वहां से, अरे जहां एंटर हो रहा था वहां से, अरे बोलो, क्योंकि मिनिमम आपको बात करें जो है वो किसी चीज को ओपन करना पड़ेगा, समझ में आया? भाई जहां से एंटर हो रहा था वहां से काट दो, खत्म बात, तो ज्यादा आसान है। आप यही सर्जरी मेल की बॉडी के अंदर घुसो और यहाँ से वास डिफरेंस काटो, तो मेल की बॉडी को दो अलग अलग जगहों से काटना पड़ेगा पहले तो, अरे बोलो, और बड़ी ऑपरेशन हो जाएगा, अरे सर्जरी बड़ी होगी ना, तो हील होने में टाइम लगेगा ना, और गवर्नमेंट फ्री में करती है तो गवर्नमेंट के खर्चा भी ज्यादा आएगा ना, तो गवर्नमेंट तो मिनिमम पे जाना चाहेगी और पर्सन भी मिनिमम पे जाना चाहेगा, अरे बोलो। तो जहां से वास डिफरेंस एंटर हो रहा था मेल की बॉडी में, सपोज मेल ऐसे इसमें बाहर की तरफ स्क्रोटम थे, तो जहां से एंटर हो रहा था मेल की बॉडी में, बस वहीं पर हल्का सा कट लगा के वास डिफरेंस निकाला और काट दिया, इधर बांधा इधर बांधा, इधर भी काटा इधर बांधा इधर बांधा। तो एक बात बताओ, आफ्टर वेसेक्टोमी, आज किसी मेल की आज आपने वेसेक्टोमी कर दी, क्या आज ही वो सर्जिकली परमानेंट स्टेराइज हो गया क्या? वो अगले एक महीने तक प्योरली फर्टाइल होगा। द रीजन इज दैट, क्योंकि बात करें उसके एम्पुला में अभी मैच्योर स्पर्म भरे हुए हैं, और ये इतने मिनिमम होते हैं, इतने होते हैं कि मिनिमम एक महीने तक वो मेल रेगुलर कोइटस करेगा तब जाके वो खाली होंगे। यानी कोई भी मेल यदि आज आपसे बीइंग अ डॉक्टर, आज आपने किसी मेल की वेसेक्टोमी की, एनसाइडी चिल्ला चिल्ला के बोलती है वेसेक्टोमी इज नॉट ए इंस्टेंट स्टरलाइजेशन, रीजन एम्पुला में मैच्योर स्पर्म भरे हुए हैं, क्योंकि आपने रास्ता काटा है नीचे वाली साइड से, अरे बोलो, तो ऊपर अभी तो थोड़ा सा वास डिफरेंस भी, और मेनली तो एम्पुला है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वाई वेसेक्टोमी इज नॉट इज ए इंस्टेंट स्टरलाइजेशन, ये इंस्टेंट स्टरलाइजेशन क्यों नहीं है, तो आंसर लगाना, बोले सर एम्पुला में भी स्पर्म भरे हुए हैं, अरे बोलो, और वो जो होता है। अच्छा एक बात बताओ, आफ्टर वेसेक्टोमी चलो ठीक है, एक महीने तक तो वो प्योरली फर्टाइल रहेगा मेल, आफ्टर 1 मंथ अब उसमें स्पर्म खत्म हो चुके हैं, तो एक बात बताओ, आफ्टर 1 मंथ, इसलिए उसको आप सजेशन दोगे कि अभी एक महीने के लिए आप प्योरली फर्टाइल हो भाई साहब, तो आप अनादर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो, सच एज कॉन्डोम, टेम्परेरी बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव, तो अगले एक मंथ तक उसको अनादर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना ही पड़ेगा, समझ में आ गया? अरे बोलो, अब बताओ एक महीने बाद उसमें सीमन आएगा कि नहीं आएगा? उसमें स्पर्म, मतलब सीमन आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन स्पर्म नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एपीएमटी में कि सीमन आएगा विदाउट स्पर्म, सीमन, तो आफ्टर वेसेक्टोमी सीमन विदाउट स्पर्म होता है, ये अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते, मैंने इधर ही पढ़ा दिया, ठीक है भाई? अरे बोलो, ठीक है, तो ये सीमन विदाउट स्पर्म होगा। अब मैंने लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो जो पढ़ाया है, ऐसा करता हूं मैं पूरा का एक पाथवे बना देता हूं कि स्पर्म कहां कहां से ट्रेवल करता है। क्वेश्चन आपके 2016 में भी आया था, 2018 में भी आया था। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है, पाथवे ऑफ स्पर्म बताओ, वो कई बार वो बस ए बी या तो मिसप्रिंट कर देते हैं कि भैया यहाँ फिल इन द ब्लैंक डाल दिया, या फिर ऑप्शन चेंज करके डाल देता है, तो आपको लर्न होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था आपको लर्न नहीं हुआ होगा, याद हो गया होगा, क्लास अटेंड की होगी तो, ठीक है। अब इधर देखो, तो कल की क्लास और आज की क्लास का सारा डेटा मैं लिख देता हूँ, तब तक आप लोग डायग्राम बनाओ, बनाओ फटाफट, बनाओ फटाफट। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी बनाओ। बनाओ, मैं नोट्स चेक करूंगा, ठीक है ना, वो है, वो कोई मैटर नहीं करता, आप नई कॉपी में बनाओ इसको, ठीक है ना।
और सबके चेक करूंगा, ये ऑर्डर ही दे रहा हूँ मैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है? बनाओ चुपचाप, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कुछ नहीं होती, ठीक है ना? हाथ पे लिख ले। ये तुम बोलोगे सर हमारे लिखा हुआ है, तो मैं भी बोलूंगा कि भैया ऐसे होता है, बस समझ जाओ, उधर नीचे देखो। तो फिर समस्या तुम्हारे बढ़ जाएगी। देखो मेरे को तो क्या सारा याद है ना, नीट तुम लोगों को देना है। मैं भी बोलूंगा कि ऐसे होता है, एक बार नीचे देखो, अच्छा सर समझ में आ गया, तो बेटर है इसको लिख लो। हाँ, वो सारे नोट्स मैंने दे दिए ना, तो उनको ऐसा नहीं कि बस अपने हाथ से लिखो, दोबारा समझ में आएगा। अच्छा, ले देकर फायदा आप ही को होगा भाई, मेरे को क्या ही फायदा है? ना मेरे को फायदा है ना मेरे को नुकसान है। अच्छा, तुम डॉक्टर बनो तो फायदा ही मिलेगा, कि कल को तुम कहीं मिल गए हॉस्पिटल में, तो अच्छा लगेगा कि सर मैं पढ़ा था आपसे 2021-22 में, आपने रिप्रो पढ़ाया था, और मैं भी एम्स दिल्ली में बात करें जो है गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, है या नहीं? या मैं एम्स में अभी एम्स का डीन बन गया सर, मैं देखो बात करें फला कोई भी हो जाए, ये लड़का ही बन गया, बात करें स्मार्ट सा लड़का, है ना? इधर देखो चलो। चलो ऐसा करो, इसको भी एक बार समझ लो, फिर एक साथ ही लिख लेना, टाइम दूंगा। इधर देखो, अब आप लोग बोलो, देखो आप बोलोगे आप ही को लर्न होगा, मेरे को अच्छे से याद है ना? बचपन से पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोगों के बचपन से। मैं 11 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो 11 साल पहले तुम लोग मुझे पता नर्सरी में एंथ्यूज में थे उस समय। 2011 में मैंने पढ़ना शुरू किया था एलन में, तो 11 से लेके 2022 आ गया बात करें, आई थिंक उस समय पीछे वालों आप तो अचीवर में थे ना? बिल्कुल, इधर देखो चलो, ये पाथवे ऑफ स्पर्म है। सबसे पहले देखो, बोलो मुझे तो याद है, बोलो क्या है? सेमिनिफेरस। फिर कहाँ आएंगे? अच्छा, इनका नंबर कितना होता है? 20 to 30। फिर किस में आएंगे? रेटे मतलब डेंस नेटवर्क होता है ना, जैसे अपने ब्रेन में होता है रेटेपेक्स होता है। वास इफ्रेंशिया। फिर किस में आएगा? फिर किस में आएगा? इसका कुछ पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? और वास डिफरेंस का कुछ पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? तो मैंने क्या लिखा है? थ्रू स्पर्मेटिकोड वाया इंग्वाइनल केना। समझ में आ रहा है ना? इसी वास डिफरेंस का टर्मिनल डायलेटेड पार्ट क्या कहलाएगा? आगे सेमिनल वेसिकल से मिलने के बाद अभी क्या बनेगा? और उसके बाद क्या है बच्चे? रिमेनिंग यूरेथ्रा, जिसको अपन अभी डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक टर्म एनसीईआरटी यूज करती है, इजेकुलेशन। क्या बोलती है? देखो, सीमन या स्पर्म का मेल बॉडी से रिलीज होना या आउटसाइड मेल बॉडी जाना, दैट इज कॉल्ड इजेकुलेशन, दैट इज कॉल्ड। और उसके बाद एक टर्म एनसीईआरटी ने फिर से लिखा हुआ है, इंसेमिनेशन। क्या लिखा हुआ है? इंसेमिनेशन जो होता है, ये होता है इनसाइड फीमेल वेजाइना। मेल यदि यहाँ पर कोई टच कर रहा है, तो सीमन सीधा ही वेजाइना में डिलीवर्ड होगा, तो नेचुरली जो डिलीवर्ड होगा वह पेनिस के थ्रू होगा, उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। और कभी कभार कुछ मेल इंपोर्टेंसी आ जाती है, तो एनसीईआरटी में बोल रखा है कि मेल को कोई भी समस्या हो, हम उसको देंगे एआई। क्या देंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंजेक्शन की हेल्प से हम लोग स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, और आपने भी एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ भी लिया। और दूसरी बात, हम अचीवर में सब पढ़ रखा है एक बार तो हमने, ठीक है? अब सुनो, स्पर्म कंप्लीटली डक्टुलर सिस्टम में ही ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डक्टुलर सिस्टम का भी वो वाला पार्ट जो विद इन ए टेस्टिस है। देखो,
ये यहां से लेके यहां तक वास डिफरेंशिया तक, ये टेस्टिस के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्टुलर सिस्टम। और एपिडिडाइमिस से लेके यूरेथ्रा तक वो टेस्टिस के बाहर है। हाँ, कुछ पार्ट स्क्रोटम में, कुछ पार्ट इंग्वाइनल कैनाल में, और कुछ पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन टेस्टिस के तो बाहर है ना। अरे बोलो। तो कंप्लीट पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्टुलर सिस्टम। क्या बोल देंगे? ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, इंट्रा और एक्स्ट्रा वाला भी। और पाथवे तो कई बार आ चुका है नीट में आपके, मतलब प्रीवियस आईपीएम टीम कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि स्पर्म का पाथवे बताओ। और नॉर्मली बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, पर बोलो। और नॉर्मली इसमें अक्सर ही आगे वाला पार्ट पूछा जाता है। क्लियर? चलो फटाफट चैंपो। वास इफ्रेंशिया, हाँ हाँ। डक्टुलाई ट्यूबुलाई कुछ भी बोल दो, सब चलेगा। 12 से 20। ऑनलाइन वालों नोट्स बना रहे हो ना? बहुत बढ़िया। चलो लिख लिया। नहीं नहीं, अपन इतना ही टाइम देंगे फिर, है ना? ताकि थोड़ा सा आप यहाँ लिख लो, बाकी घर जाके लिख लो, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और पढ़ना भी हो जाएगा। ठीक है? बनाना तो यही सही, मैं किसी भी दिन चेक कर लूंगा किसी भी टावर के। टावर मतलब बच्चा, टिंगर। चलो आगे चलते हैं। नहीं, अब इधर देखो। अब सारी की सारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जिसमें आपका प्रोस्टेट आ जाएगा, काउपर आ जाएगा, बात करें सेमेन साइकिल आ जाएगा, सभी का एक डायग्राम बना रहे हैं। लेकिन ये डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, इधर देखो। ओ भाई इधर देखो। अभी अभी मैंने जो यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम बनाया था, कौन से व्यू से बनाया था, फ्रंट व्यू से या डोर्सल व्यू से? लेकिन अब फ्रंट से बनाएंगे, क्योंकि डोर्सल वाला पार्ट अपने को समझ में आ गया। हाँ, अपने को ये पता है कि जिस हाईवे से यूरेथ्रा है, जिससे यूरिन जाएगा, सीमन भी वहीं से आएगा, और सीमन प्रोस्टेट में खुल जाता है। तो नीचे की तरफ एक छोटी सी दरार होती है, हल्की सी दरार होती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल क्रस्ट। क्या बोलते हैं? उसी में इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी, और फाइनली फिर आगे का पाथवे कॉमन होगा, और दोनों अलग अलग नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। तो सीमन के टाइम यूरिन नहीं आएगा, यूरिन के टाइम सीमन नहीं आएगा। अरे बोलो। अब इधर देखो। तो मैं फ्रंट व्यू से एक डायग्राम बना रहा हूं। अपने को कंटेंट पूरा लर्न रखना है, सुनना, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया भाई सब। ठीक है? ये यूरिनरी ब्लडर, इधर देखो भाइयों। ये यूरिनरी ब्लडर, ये इधर एक यूरेटर, इधर एक यूरेटर। वास डिफरेंस, क्योंकि आगे से बनाने डायग्राम, तो आगे से वास डिफरेंस अंदर की तरफ पीछे चला जाएगा, तो पीछे वाला पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने आपको। और बोलो। अब ये यूरिनरी ब्लडर, नीचे ग्लैंड आएगी जिसका नाम है प्रोस्टेट। क्या नाम है?
फिर आगे एक जोड़ी ग्लैंड आएगी जिसका नाम है काउपर, क्या नाम है? फिर आएगा पेनिस, पेनिस का वो पार्ट जो विद इन ए मेल बॉडी है उसको बोलेंगे रूट ऑफ पेनिस, और बाहर वाला जो एक्सपोज पार्ट है उसको आप एक्सपोज पार्ट भी बोल सकते हो, बॉडी ऑफ पेनिस भी बोल सकते हो। अरे बोलो। तो हम फ्रंट व्यू से एक डायग्राम बना रहे हैं, तो ऐसा करो आप लोग मेरे साथ साथ पहले डायग्राम बना लो, फिर मैं उसको एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन वालों शुरू करो। डायग्राम पेज के बीच में बनाना, नोमेनक्लेचर दोनों तरफ आ जाएंगे। डायग्राम में थोड़ा, डायग्राम में छोटी साइज का बना रहा हूं ताकि सारा कंटेंट एट ए टाइम एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है?
लिखो। चलो समझा देता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, है ना, बाद में बना लेना। रुको जरा, सब्र करो, बाद में टाइम दूंगा मैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम वैसे भी आधे तो लिख ही नहीं रहे, पीछे वाले तू रहे वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे बाल है। बैठ जा नीचे, लिख लिया कर। इधर देखो। संवार रहा यूं करके उनको, शायद निकलेगी इसमें से। इधर देखो, बात करें। चलो, डिसेंट लुक पर आ करो ना, साइडेड लुक क्या अच्छा लगता है तुम लोगों को। चलो इधर देखो, ये वाला जो डायग्राम है देखो, इसमें सारी की सारी रिप्रोडक्टिव एसेसरी, हमारी जितनी भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है वो भी आ गई, उनके सेक्रेशन भी आ गए, और पूरी एनाटॉमी भी आ गई, साथ में फिजियोलॉजी भी समझा दूंगा। देखो सुनो, ये चूंकि आप मेल को, किसी मेल को फ्रंट व्यू से देख रहे हो, आप यह बिल्कुल बात करें, और आपने बॉडी के अंदर और बाहर वाला पार्ट एक साथ एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले लिया, ये यूरिनरी ब्लडर है, तो obvious सी बात है वास डिफरेंस आगे की तरफ से खुलेगा, क्योंकि वो तो दीवार में सारा था इंग्वाइनल कैनाल में से। अरे बोलो, तो वास डिफरेंस यूरेटर के चक्कर लगा के पीछे चला गया, रेड कलर से मैंने वास डिफरेंस बताया, और पीछे जाने के बाद ये फूल जाएगा, फूला फूला। और इसी यूरिनरी ब्लडर की लगभग डोर्सोलेटरल सरफेस पर एक जुड़ी ग्लैंड्स लगी हुई, क्या नाम है? सेमाइनल वेसिकल। वेरी गुड। अब देखो, ये यहाँ पर जो ट्रायंगुलर शेप की जो मैंने ग्लैंड बनाई है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसका अंदर वाला सेंटर वाला पार्ट खोखला है, होलो है, क्योंकि वहां से यूरिन जाएगा। कौन जाएगा? और सीमन यानी स्पर्म भी वहीं से जाएंगे। बात करें तो क्या होता है, ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, जो हल्की सी डायलेटेड बाउंड्री है, तो यहां से लेके यहां तक का जो होलो पार्ट है, इसको, क्योंकि ये यूरेथ्रा है नॉर्मली, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट के सेंटर में निकल रहा है तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और इसकी लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री बन रही है, इसके अंदर वाला पार्ट पूरा खोखला है। फिर ये वाला पार्ट भी खोखला है, ये एक मसल के बीच में से निकलती है जिसमें काउपर ग्लैंड है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? फिर पेनिस का वो वाला पार्ट जो मेल बॉडी के अंदर है, उसको बोलेंगे रूट ऑफ पेनिस, और बाहर वाले पार्ट को बोलेंगे बॉडी ऑफ पेनिस, और लास्ट का जो टर्मिनल डायलेटेड पार्ट होता है उसको बोलेंगे ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे? तो यहां से लेके यहां तक का जो बात करें, पेनिस के अंदर से जो यूरेथ्रा पास आउट हो रहा है उसको बोलेंगे पिनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? और इसकी लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर इरेक्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में? ठीक है, पेनिस की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलेंगे यूरोजेनाइटल मीटस या यूरोजेनाइटल ओरिफिस। क्या बोलेंगे? हम इसको यूरोजेनाइटल मीटस या यूरोजेनाइटल ओरिफिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुनो, नॉर्मली इस यूरिनरी ब्लडर में से यूरिन भी यहीं से आ रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन सीमन भी यहीं से आएगा। अरे बोलो, इसलिए ओपनिंग को हमने बोल दिया यूरोजेनाइटल मीटस। मीटस मतलब ओपनिंग, या बात करें होल, और बात करें ओरिफिस, एक ही बात है। जबकि फीमेल में यूरोजेनाइटल मीटस या यूरोजेनाइटल ओपनिंग होल कुछ भी नहीं होता। शी हैज द टू सेपरेट ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस एंड यूरेथ्रल ओरिफिस। अरे बोलो, तो वहां पर यूरोजेनाइटल ओरिफिस कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ गया? अब इधर देखो क्या होता है। देखो, यहां तक का टोटल पार्ट मेल की बॉडी के अंदर है, और यहां तक का पार्ट बाहर है, इजंट इट? ठीक है, अब पहले यूरेथ्रा वाला पार्ट समझा देता हूं। ये चलो पहले एनाटॉमी समझा देता हूं एक बार। क्या होता है, देखो ये यूरिनरी ब्लडर है, तो यहां से यूरिन बाहर आएगा, तो यूरिनरी ब्लडर की बिल्कुल एग्जिट पर एक स्प्रिंटर लगी होती है, जिसको बोलेंगे इंटरनल स्प्रिंटर। क्या बोलेंगे? ये नेचर में इनवॉल्यूंटरी होती है। कैसी होती है? अच्छा, स्प्रिंटर और वाल्व में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, तुक्के मारिए। हाँ जी, वॉल्व जो होते हैं ना, किसी का बैक फ्लो रोकते हैं और कस्पों के बने होते हैं, और स्प्रिंटर हमेशा मसल की बनेगी। किसकी बनेगी? अब मसल दो ही तरह की होती है, आइदर वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री। लिख के ले लो, कहीं स्प्रिंटर है इसका मतलब वो मसल की है, तो देखो अंदर वाली तो इनवॉल्यूंट्री होती है, बाहर वाली वॉल्यूंट्री होती है, क्योंकि मसल दो ही तरह की होती है। कार्डियक मसल तो अलग ही होता है हार्ट पे। अरे बोलो, जैसे बेस्ट एग्जांपल एनल स्प्रिंटर, जो कि वॉल्यूंट्री होती है और फीकल मैटर की वॉइडिंग को कंट्रोल करती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
तो स्प्रिंटर हमेशा मसल की बनेगी, सिर्फ इतना सा याद रख लो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल स्प्रिंटर जो होता है नेचर में इनवॉल्यूंटरी होता है। ठीक है, यहां से यूरिन निकलेगा। अब ये पूरा पार्ट होलो है, खोखला है। ठीक है, अंदर वाला पार्ट, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये ओवरऑल प्रोस्टेट ग्लैंड है। सेंटर में से यहां से लेके यहां तक यूरेथ्रा है। तो आप कहेंगे सर ये छोटे छोटे छेद क्या है? अभी बताता हूँ, पहले इसको समझो। सेंटर में मैंने जो हल्की सी बात करी, जो है दरार सी बनाई है, इसको बोलेंगे, बात करें, यूरेथ्रल क्रस्ट। क्या बोलेंगे? अब याद करो, इसी यूरेथ्रल क्रस्ट में पीछे की तरफ से जो दो इजेकुलेटरी डक्ट आएगी वो यूं ही तो खुलेगी। अरे बोलो। तो वाज रेफरेंस का कलर रेड रखा मैंने, उस ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट को भी रेड रखा मैंने। यहां लिख दिया ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट। क्या लिखा मैंने? इजेकुलेटरी डक्ट। और इसी यूरेथ्रल क्रस्ट में एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। क्या बोलते हैं? इसका कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि मेल में मुलेरियन डक्ट की रिग्रेशन से बना है। याद करो, मेल का एडवांस कैरेक्टर था मुलेरियन डक्ट, लेकिन मेल ने जानबूझकर उसको खत्म कर दिया और वुल्फियन डक्ट को ग्रो करवा दिया। और याद करो, फीमेल में इसी मुलेरियन से बनती वेजाइना। क्या बनती है? तो मेल में खत्म हो गया और फीमेल में ग्रो कर गया, उससे वेजाइना बना, और मेल में खत्म हो गया। तो प्रोस्टेट यूट्रिकल वेजाइना का होमोलोगस हुआ नहीं हुआ? क्योंकि होमोलोगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है। क्या सेम होता है? दैट्स ऑल, मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे बात करें। ठीक है, अब इधर देखो, ये बीच में दरार। आप कहेंगे सर ऐसे यदि यूरिन यहां से आएगा तो नीचे लीक हो जाएगा, बहुत सारी जगह आपने बनाई है। नहीं, ये पीछे तक डायग्राम नजर आ जाए इसलिए इतनी जगह बनाई है। वो इतना पेक होगा कि एक बूंद यूरिन भी उसमें से लीक नहीं होगा। अरे बोलो, समझ पा रहा है? ऐसा नहीं कि पता लगा यूरिन यहां से गया, बॉडी कैविटी में लीक हो गया, ऐसे नहीं होगा, सीधा बाहर आएगा। बोलो। तो ये यूरेथ्रल कस बिल्कुल नैरो होती है, और इतनी नैरो होती है कि बस दो इजेकुलेटरी डक्ट ओपन हो सके। और इजेकुलेटरी डक्ट भी सिर्फ तभी ओपन होगी जब मेल में इजेकुलेशन होगा, ऑर्गेज्म आएगा। अरे बोलो, समझ आ गया? और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। क्लियर? अरे क्लियर? ठीक है, तो ये यूरेथ्रा है, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा। फिर अगला स्प्रिंटर जो होता है, ये विल पावर में होता है। ये बात करें, अब सुनना, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है भाइयों? बीच में जो हल्की सी दरार मैंने बता रही थी, उसको क्या बोला? यूरेथ्रल क्रस्ट। दरार में दो इजेकुलेटरी डक्ट ओपन होगी। कितनी ओपन होगी? दो इजेकुलेटेड, और छोटा सा धागा लगा होता है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये मेल में जानबूझकर मुलेरियन डक्ट के रिग्रेशन से बना है। और बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी तो अपना सिक्रेशन रिलीज करेगी। बोलो कब करेगी? जब सीमन बनाना होगा। क्या बनाना होगा? या जब इजेकुलेशन होगा तो सीमन बनेगा। तो प्रोस्टेट अपना सिक्रेशन अपनी ही केविटी में डालेगी। प्रोस्टेट अपना सिक्रेशन अपनी ही केविटी में डालेगी। अब जैसे बोलो, हमारे पास ये हमारी स्किन पर बहुत सारे पोर हैं स्वेटिंग के लिए, पसीने के लिए। अरे बोलो, नजर आ रहे हैं क्या? लेकिन अभी यू मानो कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, मई का महीना है, और अपन 4th फ्लोर पर अपनी क्लास लग रही है, या बाहर बात करें, आप लोग 2 किलोमीटर फुल स्पीड से रन करके आओ, आधा 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर पसीना निकल जाएगा। बोलो, इतना सोडियम लॉस हो जाएगा कि आधा किलोमीटर तुम पसर जाओगे। बोलो, इतना वाटर लॉस होगा। तो एक बात बताओ, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या होगा जब सीमन का फॉर्मेशन होगा? तो याद रखना, सीमन का फॉर्मेशन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ही होता है, क्योंकि पीछे से तो ये जो बात करें एम्पुला, इसके पीछे एम्पुला, एम्पुला और सेमाइनल वेसिकल, वो दो चीजों को लेकर आएगा, स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड, वो इन इजैकुलेटेड डक्ट से आएगा, और प्रोस्टेट अपना सिक्रेशन अपनी ही केविटी में डालेगा। तो यू मानो कि प्रोस्टेट का ये होलो वाला पार्ट है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये उतने छोटे होते हैं जैसे आपकी स्किन में पोर होते हैं पसीने के लिए। अरे बोलो, तो ये एक्टिवेट जब होंगे तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रेशन अपनी ही केविटी में डालेगा, और यहीं पर सीमन बनेगा, और सीमन यहां से डिलीवर्ड होगा। भाई समझ में आ रहा है? तो प्रोस्टेट का सिक्रेशन छोटे छोटे पोर से आएगा। मैंने समझाने के लिए 10 12 20 25 25 बना रखे। अरे बोलो, कितने बना लो समझने के लिए। तो मैंने लिख दिया यहां पर एरो लगा के कि प्रोस्टेटिक सिक्रेशन बाय ओरिफिस, छोटे छोटे से माइनर पोर होते हैं, उनके थ्रू प्रोस्टेट, क्योंकि नॉर्मली तो इस रास्ते से बात करें यूरिन जा रहा है, लेकिन जब सीमन बनेगा तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ही सीमन बनेगा, तो ये प्रोस्टेट एक्टिव होकर खुद अपना सिक्रेशन अपनी ही केविटी में डालेगा। भाई समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? ये चारों तरफ प्रोस्टेट अपना सिक्रेशन अपनी ही केविटी में डालेगा। अरे क्लियर? नहीं समझ में आया? नहीं नहीं आया, नहीं आया? आ रहा है समझ में? चलो, क्योंकि यही पार्ट में एग्जाम बच्चों को समझ में नहीं आता। अब आगे का पार्ट तो बड़ा आसान है। ठीक है, ये देखो, एक यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैंने बना रखी, ये ग्लैंड है। ग्लैंड का नाम, बात सॉरी बात करें, पार्डन माय लैंग्वेज, एक मसल है, मसल का नाम है स्प्रिंटर यूरेथ्रल मसल। क्या नाम है? जोर से बोलो। ये स्प्रिंटर यूरेथ्रल मसल वॉलंटरी होती है। कैसी होती है? और वॉलंटरी। और इसी स्प्रिंटर यूरेथ्रल मसल में दोनों तरफ एक जोड़ी ग्लैंड लगी होती है, जिसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब सुनना, ये जो बात करें ग्लैंड है, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है बात करें स्प्रिंटर यूरेथ्रल मसल में, और स्प्रिंटर यूरेथ्रल मसल के सेंटर में से जो यूरेथ्रा पास आउट हो रहा है उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे?
और इसी स्प्लिंटर यूरेथ्रा मसल के बीच में उसी मसल से एक स्प्लिंटर बनती है जो कि बात करें एक्सटर्नल है, क्योंकि अंदर वाली इंटरनल है, तो उसके रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल हो गया। और ये होती है वॉलंटरी। कैसे होती है? ये सेरेब्रम से, यानी आपकी विल पावर में होती है। आप यूरिन को होल्ड कर सकते हो, इसी स्प्लिंटर से करते हो। अरे बोलो, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, इसकी लंबाई होती है 1 to 2 सेंटीमीटर। कितनी होती है? लगभग इतनी, 1 to 2 सेंटीमीटर होती है। और बाकी का पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा में अंदर वाला पार्ट जो बॉडी कैविटी में होता है बल्ब लाइक होता है। कैसा होता है? बाकी का सिलेंड्रिकल होता है। अब सुनो, ये 15, तो 15 1 + 2 और 2 + 3 लगभग 20 सेंटीमीटर का मेल यूरेथ्रा। अरे हो गया ना? अपना एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। अब इधर देखो, ये काउपर ग्लैंड, काउपर एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में दे दिया। दूसरा, काउपर को हम बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं, क्योंकि देखो काउपर ग्लैंड प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाले पार्ट में, काउपर ग्लैंड प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाले पार्ट में, लेकिन ढंग से देखो काउपर ग्लैंड ओपन हो रही है पिनाइल यूरेथ्रा वाले पार्ट में। अरे बोलो, और पिनाइल यूरेथ्रा के बल्ब वाले पार्ट में, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको नाम दे दिया बल्बो यूरेथ्रल। क्या नाम दे दिया? क्योंकि बल्ब वाले पार्ट में ओपन हो रही है। नहीं समझ में आया? नहीं आया। बल्बो यूरेथ्रल क्यों बोला? क्योंकि यूरेथ्रा के बल्ब वाले पार्ट में, और वो भी पिनाइल यूरेथ्रा के बल्ब वाले पार्ट में, क्योंकि बाकी में खैर बल्ब है भी नहीं, एक ही बल्ब है, वो पेनिस वाले पार्ट में होता है। तो बल्बो यूरेथ्रलिस से बोला क्योंकि बल्ब वाले पार्ट में ओपन हो रही है। क्लियर? क्लियर? चलिए, एनाटोमी तो आप लोगों को क्लियर होगी होगी ना। अब आते हैं इसकी फिजियोलॉजी पे। किस पे आते हैं? तो मिच्योरेशन की फिजियोलॉजी तो वैसे तो हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर स्प्लिंटर बनाया तो चलो बता देता हूँ। सुनो, ये आपका ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। आप जिंदा हो ना तो यूरिन तो बनेगा, चाहे बेहोश हो, कोमा में हो, कोई पर्सन कैसे भी, यूरिन तो बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकलेगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा तो किडनी तो फिल्टर करेगी, किडनी फिल्टर करेगी तो यूरिनरी ब्लैडर तो भरेगा, और यूरिनरी ब्लैडर भरेगा तो मिच्योरेशन तो होगा। ठीक है? कैसे मैं बताऊं? देखो क्या होता है कि नॉर्मली एक एडल्ट पर्सन की बात करें तो 200 to 300 ml यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर में भर जाता है, तो यहां से बात करें सिग्नल जाएंगे ब्रेन को, और वहां से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। कौन एक्टिवेट होगा? ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट इधर ही पढ़ा देता है हल्का सा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग आएगी और इंटरनल स्पिंटर को ओपन कर देगी। तो आप हो गए सर, यदि इंटरनल स्पिंटर ओपन हो गया तो फिर तो यूरिन बाहर आ जाए। अरे बाहर क्यों आएगा? अभी तो एक्सटर्नल स्पिंटर भी, वो आपकी विल पावर में। अब ये विल पावर आपकी कब तक डिपेंड करती है? देखो 300 में तो इंटरनल स्पिंटर ओपन हो जाता है, एडल्ट पर्सन की बात करें हम लोग, तो इंटरनल स्पिंटर ओपन हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल स्पिंटर पर आकर अटक गया, और पर्सन को मिच्योरेशन की अर्ज डेवलप होगी, लगातार ब्रेन को सिग्नल जा रहे हैं, और पर्सन को लग रहा है कि मुझे यूरिन वेडिंग के लिए जाना चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल स्पिंटर उसको अभी 150-200 ml और होल्ड करवा देगी। अरे बोलो, अरे बोलो। तो एक्सटर्नल स्पिंटर उसको तब तक होल्ड करवाएगी जब तक कि नॉर्मली 500 मिलीलीटर, क्योंकि 350 के बाद फिर धीरे धीरे 400 400 ml यूरिन आने पर धीरे धीरे अब प्रेशर के साथ साथ पेन रिसेप्टर भी एक्टिवेट होने लग जाते हैं, क्योंकि ब्लडर भरता जा रहा है। 450 हालत खराब हो जानी है, 500 बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जानी है। अब तो तुम इंस्टाग्राम की रील भी देख रहे हो तो बंद कर दोगे। अरे बोलो। इसके बाद मतलब ह्यूमन की जो है ना होल्डिंग पावर, वो भी मना कर देती है, भैया हमारी भी एक लिमिट है। तो 500 के बाद तो मना कर देगा। अब बात करें पर्सन होल्ड नहीं कर पाएगा, उसको यूरिन वर्डिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे सर अभी भी आपने बोला कि एक्शन स्पिंटर तभी खुलेगा जब पर्सन चाहेगा। हाँ जी। तो सर सपोज कोई पर्सन अनकॉन्शियस है या कोमा में, तो फिर उसका क्या होगा? अब उसका तो यूरिन बटर भरता ही जाएगा। और मैं बताऊं, यदि एक्सटर्नल स्पिंटर नहीं खुला, और एक्सटर्नल स्पिंटर सच्ची में वॉलंटरी होता है, और ये नहीं खुला, तो इंटर स्पिंटर तो खुल जाएगा, लेकिन यूरिन बाहर तो आ ही नहीं रहा। और ब्लडर यदि 1 लीटर से ज्यादा उसके अंदर बात करें यूरिन भर गया, इट में रप्चर, वो रप्चर हो जाएगा, आदमी वैसे निमट जाएगा। अरे बोलो, 1 लीटर से ज्यादा यूरिन आने पर वो रप्चर अपना आप ही बात करें, अपना आप ही बात करें जो है रप्चर हो जाएगा। एक सेकंड। अब इधर देखो, इकड़े 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 बाऊ इकड़े सुनो, कुटे गेला कहां पढ़ा रहा था मैं? हाँ, 1 लीटर से ज्यादा बढ़ने पर याद रखना यूरिनरी ब्लडर रप्चर हो जाता है और आदमी हमें निमट जाएगा। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई पोस्ट सर्जिकल वार्ड होता है या इमरजेंसी या आईसीयू रूम होता है, तो आपने देखा होगा मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको बीमारी कोई सी भी हो, लेकिन उनके बेड के साइड पे यूरिन का एक बैग लटका होता है।
उसमें क्या करते हैं कि यूरिन कैथेटर आता है, उसको यहाँ से डालते हैं और एक्सटेंस स्पिंटर को खोलते हैं, बस यहाँ तक डालते हैं। अब जब जब एएनएस काम करेगा अपना बाहर आ जाएगा। अब आदमी चाहे बेहोश हो, उसको एनेस्थीसिया देना पड़े, अनकॉन्शियस हो जाए, अपने फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट ब्लडर नहीं फटेगा। बोलो, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में करते हैं। पोजीशन दोनों की अलग अलग होती है, फिलहाल मेल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन होते दोनों में दो स्पिंटर, इंटरनल एक्सटर्नल, और दोनों अंदर वाला पैरासिम्पैथेटिक से, बाहर वाला वॉलंटरी। बोलो। चलिए, ये तो यूरिनेशन की बात छोड़ो उसको, अब आ जाओ बात करें रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे। सुनना, देखो सुनो, बातचीत नहीं। देखो नॉर्मली इस हाईवे से यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है तो यूरिन की पीएच होती है एसिडिक। कैसी होती है? कितनी होती है एग्जैक्टली? 7.3 तो दुष्ट एल्कलाइन हो गई ना। गांजा पी के आते हो तुम लोग। 6 पॉइंट, हाँ जी 6.8 ही होती, ठीक है। तूने गलती से सीमन की बता दी, हाँ तो ऐसे याद रखा करो किसकी बतानी है। ब्लैडर जो है वहां से यूरिन आएगा तो आपका पूरा पाथवे जो होता है, बात करें पूरा जो पाथवे होता है, वो यूरेथ्रा जो होता है वो पूरा एसिडिक मीडियम का होता है। हम चाहते हैं कि स्पर्म ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन मीडियम में रहे ताकि वो सर्वाइव करें, क्योंकि एसिडिक मीडियम आएगा तो उसके टच आने से स्पर्म मर जाएंगे, और स्पर्म एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। मेल में कोई परसेप्शन डेवलप हुआ, सारा प्रोग्राम नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। अब परसेप्शन मतलब रिगार्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी के रिगार्डिंग मेल में कोई परसेप्शन डेवलप हुआ और पेनिस इरेक्शन हुआ, तो पेनिस का इरेक्शन जो होता है वो करता है पैरासिम्पैथेटिक। कौन करता है? और परसेप्शन या जो मैं बात करनी फीलिंग है वो डेवलप होती है हाइपोथैलेमस में। कहाँ डेवलप होती है? तो हाइपोथैलेमस इरेक्शन करवाता है। तो मेल का पेनिस जब इरेक्ट होगा तो पता है क्या, पेनिस से नॉर्मली साइज में छोटा होता है। अब पेनिस इरेक्ट होगा तो याद रखना, जिस टाइम पेनिस इरेक्ट होगा वो पैरासिम्पैथेटिक की वजह से हो रहा है, काउपर ग्लैंड उसी टाइम एक्टिवेट हो जाएगी, और काउपर ग्लैंड पेनिस इरेक्शन के साथ साथ पूरे पिनाइल यूरेथ्रा को एल्कलाइन बना देगी, और काउपर ग्लैंड के सिक्रीशन ग्लांस पेनिस पर जाएंगे और ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट करेंगे। क्या करेंगे? ताकि मेल अपने पेनिस को इंसर्ट कर सके इनसाइड द फीमेल वेजाइना। तो लुब्रिकेशन मस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरी बात एआईपीएमटी का क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द काउपर ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम मेल बॉडी। मैं बताऊं, एक तो ये मीडियम एसिडिक का एसिडिक रहेगा, एल्कलाइन नहीं होगा, तो स्पर्म के मरने के चांसेज है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे स्पर्म मरे, क्योंकि स्पर्म अभी खुद भी अल्कलाइन नेचर में ही आएगा, सीमन के साथ आएगा। अरे बोलो। लेकिन यदि ये एसिडिक होता तो कुछ कुछ स्पर्म मर जाते, तो चांसेस मरने के ज्यादा होते। अब यहाँ मरने का बिल्कुल नहीं रहेगा। तो काउपर ग्लैंड एक तो स्पर्म को बात करें पूरा पाथवे एल्कलाइन बना दिया, और ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट देगा। और लुब्रिकेशन मैंने आपको पहले बताया था, लुब्रिकेशन मस्ट है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड होती है और मेल में काउपर होती है, और दोनों एक दूसरे की होमोलोगस भी होती है। अरे बोलो, ठीक है। तीसरा, ये जो काउपर ग्लैंड होती है सबसे पहले मेल की बॉडी से बाहर आती है। ये भी आपके एआईपीएमटी का क्वेश्चन है कि मेल बॉडी से सबसे पहले कौन सी ग्लैंड के सिक्रीशन बाहर आते हैं? काउपर। क्योंकि ये तो तभी बाहर आ गए थे जब पेनिस इरेक्ट हुआ था, और इरेक्शन के बाद मेल पेनिस को इंसर्ट करेगा वेजाइना में और वो कोपुलेशन प्रोसीजर करेगा। अरे बोलो, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से मेल में पेनिस इरेक्ट होगा, और यूं मानो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मेल का पेनिस बात करें नॉर्मल है, कोई परसेप्शन डेवलप हुआ हाइपोथैलेमस में, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ, काउपर भी एक्टिवेट होगी, काउपर अपने सिक्रीशन रिलीज किए, पेनिस बात करें इरेक्ट हुआ। अब पेनिस इरेक्ट हुआ, मेल ने पेनिस को इंसर्ट किया वेजाइना में। अब मेल का पेनिस इरेक्ट हुआ बात करें, और उसके बाद इंसर्ट हुआ वेजाइना में, तो उसकी ब्रेन में जो एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ेगी। तो अभी मानो एक्टिविटी जीरो थी, इरेक्शन हुआ, इतना हुआ। अब एक्टिविटी बढ़ती जाएगी क्योंकि कोइटस कर रहा है, और कोइटस करते करते उसका जो पीक आएगा बात करें तो क्या होगा, पीक के बाद एकदम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ होगा। तो स्टार्टिंग से लेके पीक तक ये उसका कोइटस टाइम होगा। अरे बोलो। और जैसे पीक आएगा एकदम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ होगा, और पैरासिम्पैथेटिक ऑफ होते फटाफट एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक। कौन एक्टिवेट होगा? और सिंपैथेटिक एक्टिवेट होते हैं, ये कोइटस का सबसे लास्ट टाइम होता है। अब सीमन बाहर आएगा, तो जैसे सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, मैं बताऊं क्या होगा। सिंपैथेटिक एक्टिवेट होते पीछे की तरफ जो एम्पुल आते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, समय व्यवसाय करता उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है दो सिक्रीशन को लेकर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आएगी। बोलो कौन कौन से? एक तो सेमाइनल फ्लूइड और एक स्पर्म। अच्छा, सेम टाइम पर प्रोस्टेट भी एक्टिवेट होगा, और यहां पर तीन सिक्रेशन मिलेंगे। प्रोस्टेट का खुद का सिक्रेशन, बात करें सेमाइनल फ्लूइड, और बात करें स्पर्म, और तीनों सिक्रेशन मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो भी बात करें बनेगी, हम उसी को बोलेंगे सीमन। क्या बोलेंगे? और सीमन यहां से मेल की बॉडी से डिलीवर्ड हो जाएगा। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस कौन से सिस्टम ने करवाया? और इजेकुलेशन समझ में आ रहा है? अब एक समस्या है। समस्या ये है कि स्पर्म जो थे ना अभी तक एम्पुला में रखे हुए थे, और वो सिर्फ लास्ट में ऑर्गेज्म जब आता है लास्ट में, तो उस समय बात करें स्पर्म रिलीज होंगे, बाकी टाइम स्पर्म रिलीज नहीं होंगे। अरे बोलो। तो क्या होता है कि स्पर्म अभी तक किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आया था, पहली बार वो बात करें प्रोस्टेट एज वेल एज बात करें जो है आपका सेमाइनल वेसिकल, इसके सिक्रीशन के कांटेक्ट में आएंगे, और इनमें पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है?
और फ्रक्टोज मिलेगा तो स्पर्म अपनी मोटिलिटी को यूज करेगा। और हम नहीं चाहते मेल की बॉडी में मेल का गेमेट एक भी एटीपी को यूज करे। तो आप कहोगे सर अब तो कुछ सेकंड्स के बाद स्पर्म डिलीवर सीमन डिलीवर्ड हो ही रहा है, इजेकुलेट हो ही रहा है, तो अब एनर्जी बचा के क्या करोगे? नहीं भाई, स्पर्म इतने छोटे होते हैं कि एक एक एटीपी बहुत भारी पड़ता है। अरे बोलो, तो आप कहोगे सर अब तो वो तो फ्लूइड के क्वांटिटी में आ गया, तो वो तो मोटिलिटी शो करेगा। अब आप कैसे रोकोगे? नहीं, नेचर ने एक शानदार अरेंजमेंट किया। नेचर ने क्या किया कि जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन और बात करें जो सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन मिलेंगे, ये दोनों वाटरी सिक्रीशन होते हैं, लेकिन जैसे ही मिलेंगे मिलते फटाफट कोगुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और कोगुलेट होने का फायदा मैं बताऊं, एक्चुअली क्या होता है कि यदि मैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकालू पानी जैसा होगा, यदि मैं सामान्य फ्लूइड निकालू इंजेक्शन से पानी जैसा होगा, लेकिन फाइनली जब मेल की बॉडी से सीमन निकलता है तो वाटरी सिक्रीशन नहीं होता, वो सेमी कोगुलेट होता है, कर्ड लाइक अपीयरेंस आ जाता है। अब इसका फायदा या सिग्निफिकेंस क्या है मैं बताऊं। जैसे आप बहुत ज्यादा उछल कूद करो, मैं आपके हाथ पैर गर्दन सब बांध दूं, आप मोटिलिटी कर ही नहीं पाओगे। तो हमने क्या किया, उस लिक्विड को जमा दिया और स्पर्म को टेल हिलाने के लिए स्पेस ही नहीं मिला। और जब स्पेस ही नहीं मिला तो मोटिलिटी कहां से शो करेगा? और जब मोटिलिटी शो नहीं करेगा तो एटीपी तो कंजर्व हुआ ना। ये लास्ट एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, इसलिए मेल जानबूझकर एक थिक सस्पेंशन की फॉर्म में सीमन डिलीवर करता है, और ये सीमन इन दोनों ग्लैंड के सिक्रीशन से मिलने के बाद ये थिक सस्पेंशन बनता है, जो एक तरह से कोगुलेशन होता है। क्या होता है? ऐसे 100% कोगुलेशन नहीं होता, वो तो ब्लड का होता है। जैसे आपको चोट लगी तो वो 100% क्लोट होता है, ये सेमी क्लोट या सेमी कोगुलेशन होता है। अरे बोलो, क्योंकि 100% क्लोट होगा तो सीमन तो इधर ही जम जाएगा, फिर तो बाहर ही नहीं आ रहा। अरे बोलो, तो सेमी क्लोट होता है। और सेमी क्लोट मतलब वो एक सस्पेंशन होता है। ये एपीएमटी का क्वेश्चन है कि स्पर्म कौन से बात करें जो उसमें मीडियम होते हैं, तो बोले सर स्लाइटली एल्कलाइन एक थिक सस्पेंशन की फॉर्म में सीमन बाहर आता है। तो एल्कलाइन क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और थिक सस्पेंशन क्यों? ताकि मोटिलिटी को कंजर्व करे, मतलब एटीपी कंजर्व करे, एनर्जी कंजर्व करे। अरे समझ में आ रहा है? अब ये बनता कैसे मैं बताऊं, एक बात बताओ। देखो, जैसे आपको चोट लगी तो क्लोट होता है, फाइनली फाइब्रिन बनता है। क्या बनता है? हाँ, बाकी के लंबे चौड़े प्रोसीजर होते हैं, एंडो एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, फिर थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, फिर थ्रोम्बिन बात में फाइब्रिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। ले देकर बनती तो फाइब्रिन ही है, यहाँ डायरेक्ट फाइब्रिन बनती है। अपने जब चोट लगती है तो 2 से 8 मिनट लगता है क्लोटिंग होने में, यहाँ सेकंड्स का टाइम लगता है, क्योंकि डायरेक्ट फाइब्रिन बनता है। बाकी सारे प्रोसीजर स्किप कर दिए यूट्यूब के एड की तरह। अरे बोलो हम जैसे यूट्यूब चालू करते हैं तो स्किप वाले बटन पे उंगली ऐसे करके रखते हैं, मतलब 0.0321, मतलब वन लास्ट भी नहीं आता उससे पहले, उसे 1 मिली सेकंड भी क्रॉस नहीं कर पाता। हमें पता है कि कोई मतलब नहीं हमें इससे, और कई बार तो दो दो आते हैं, है ना। यूट्यूब कम देखा करो दोस्तों, पढ़ाई पर ध्यान दो तुम लोग। इधर देखो, इधर देखो, सीमन इजेकुलेट जब हो रहा है तो वो कोगुलेटेड फॉर्म में कैसे इजेकुलेट हो रहा है, इधर देखो। ये सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट। सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन में होता है फाइब्रिनोजन। क्या होता है? और प्रोस्टेट के सिक्रीशन में फिलहाल मैं 2 केमिकल पढ़ा रहा हूं, इनको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल अभी इतना समझो। क्लोटिंग एंजाइम और साथ में प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी होता है। तो जैसे ही फाइब्रिनोजन के साथ ये दोनों केमिकल मिलेंगे, ये तो इनएक्टिव है, तो इसको एक्टिव होने में 15 से 30 मिनट लगते हैं, उसको छोड़ो, फिलहाल इस पर ध्यान दो। सेमाइनल वेसाइकुलर प्रोस्टेट में इसमें है फाइब्रिनोजन, इसमें है क्लोटिंग एंजाइम। फाइब्रिनोजन को प्रोस्टेट में पाए जाने वाले क्लोटिंग एंजाइम कन्वर्ट करेंगे फाइब्रिन में, और साइट कौन सी होगी? इन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इस वाली साइट पे। अरे यही तो मिले। तो जैसे ही मिलेंगे सेकंड्स का टाइम लगेगा और फटाफट से कोगुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बन गया, दैट्स ऑल, खत्म, सीधा स्टेप होता, बाकी सारे स्टेप स्किप कर दिए। अरे बोलो, और ये हो गया कोगुलेशन ऑफ सीमन और मेल इसी फॉर्म में, इजेकुलेशन ऑफ कोएगुलेटेड सीमन, मेल कोएगुलेटेड सीमन को ही भाइयों ये यहां से डिलीवर करेगा। अरे बोलो, तो आप कहोगे सर मेल ने सीमन को कोगुलेटेड फॉर्म में डिलीवर कर दिया, और मेल की एंटायर बॉडी में इवन दो लास्ट स्टेज में भी हमने उसको एनर्जी कंजर्व करवाया, लेकिन सर सीमन डिलीवर्ड हुआ वेजाइना में। हाँ जी, तो सर वेजाइना में भी यदि कोगुलेटेड फॉर्म में ही रहा, अरे तो फिर एनर्जी कब यूज करेगा? क्योंकि इस दिन के लिए तो एनर्जी बचाई थी। अरे बोलो, तो होगा क्या कि इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है। वेजाइना में जाने के बाद ये कोगुलेटेड सीमन खुद से ही ऑटोमेटिकली 15 से 30 मिनट बाद खुद ही बात करें लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि यदि स्पर्म वहां भी कोएगुलेटेड फॉर्म में ही रहे तो भाइयों फिर एटीपी कब यूज करेंगे? क्योंकि अब तो एटीपी यूज करना है। तो आप कहोगे सर इसमें फीमेल का रोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेल ने एक इनएक्टिव केमिकल उसमें डाला हुआ है, यानी उस कोगुलेटेड सीमन में एक इनएक्टिव केमिकल मेल ने भेज दिया, जो कि उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज हुआ था, जिसका नाम था प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। क्या नाम था? देखो सुनो, किसी भी एंजाइम का आगे प्रो लगाओ या पीछे ओजन हो, वो इनएक्टिव होता है। पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अपन डाइजेशन में पढ़ेंगे। और बोलो,
फाइब्रिनोजन अभी बताया, तो फाइब्रिन एक्टिव होता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक्टिव होता है। तो ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रो मतलब इनएक्टिव, और फाइब्रिन का लाइसिस करने वाला ये केमिकल मेल बॉडी में जब तक रहेगा इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे इजेकुलेशन होगा 15 से 30 मिनट बाद अपना आप एक्टिव हो जाएगा। मैंने लिख ही दिया पूरा, आफ्टर 15 to 30 मिनट ऑफ इजेकुलेशन प्रोफाइब्रिनोलाइसिन विल कन्वर्ट इन फाइब्रिनोलाइसिन। प्रो नाम हटा दो, क्या बनाई है, क्या बनाई है, नाम से कुछ पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, फाइब्रिन का लाइसिस करेगा। तो जो फाइब्रिन मेल ने बना के भेजा था वो मेल खुद ही बात करे 15 से 30 मिनट बाद खुद ही उसका लाइसिस करवा देगा, ऐसे फीमेल का कोई रोल नहीं है। अरे बोलो, तो ये देखो लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन, और यहां पर स्पर्म अब अपनी फुल मोटिलिटी को गेन करेंगे, और ये फुल मोटिलिटी उसको मिली है वेजाइना में। कहां मिली है, क्योंकि मेल अपने सीमन को डिलीवर कहां करेगा, वेजाइना में। तो वहीं पर पड़ा पड़ा 15 से 30 मिनट बाद ये मेल नहीं भेजा हुआ इनएक्टिव केमिकल ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा, और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन विल कन्वर्ट इनटू फाइब्रिनोलाइसिन, नाम से पता लगा फाइब्रिन का लाइसिस करने वाला। अरे बोलो, और स्पर्म अपनी फुल मोटिलिटी को गेन करेंगे, और वहीं पर उस प्रोसीजर को बोलेंगे कैपेसिटेशन। क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। अब इस पूरे पार्ट में किसी को कोई भी डाउट हो तो पहले पूछ लो, पीछे वालों, लास्ट में, इधर लेफ्ट राइट, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ पूछ, तो गलत लिखा ना, बच्चे ने मिस्टेक कर दी होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक, नोट्स वाले ने। एप्रिन क्या होता है, एप्रिन तो कुछ होता ही नहीं हो, तो हार्मफुल केमिकल वो होता है ना, बायोमोलिक्यूल में पड़ा होगा। फाइब्रिन करो उसको एप्रिन क्या होता है, बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है। एप्रिन नहीं है, फाइब्रिन है। फाइब्रिन जो एप्रिन में कब से कन्वर्ट होने लग गया, एप्रिन तो तूने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा ना अभी। क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, कहीं का नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। टॉक्सिक होता ना, ये फाइब्रिन है। कोई भी डाउट हो पूछ लो। ऑनलाइन वालों, तुम्हें कोई डाउट हो तुम पूछ लो। ऑनलाइन वालों कोई डाउट है, ओ ऑनलाइन वालों, अरे तनिक कुछ तो बोलिए, नहीं ना डाउट है, ही है। और ये बच्चे ने फोटो ले लिया अपने एप्पल के महंगे वाले आईफोन से, आईफोन 15। फाइब्रिनोलाइसिन का मतलब होता है ऑनलाइन वालों कि जो फाइब्रिन का लाइसिस करे वो फाइब्रिनोलाइसिन। तो मेल ने तो कोगुलेटेड फॉर्म में भेजा, और मेल ने एक इनएक्टिव केमिकल भी भेज दिया, तो 15 से 30 मिनट बाद इसको खुद लिक्विफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ठीक बा। चलो ठीक है, आज थोड़ा जल्दी छोड़ देता है, एक्चुअली मेरे को बैक पेन हो रखा है, आज मुझे बैक पेन हो रहा बहुत तेज, तो मैं कल क्लास भी मैंने इसीलिए नहीं ली थी कल भी, है ना। कोई बात नहीं, अब नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए बाकी का सी यू नेक्स्ट क्लास।